हाय हीरो लोग, क्या हाल चाल है। चलो शुरू करते हैं बचे हुए भाग को खत्म करने के लिए। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय प्लेट पढ़ रहे थे या प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे। प्रायद्वीपीय पठार में हमने मध्यवर्ती उच्च भूमियों पढ़ ली थी। ठीक है। उसके अंतर्गत जो जो पॉइंट आए थे, अरावली श्रेणी आई थी, मालवा का पठार आया था, महाराष्ट्र का नहीं, बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल आया था, छोटा नागपुर का पठार आया था और मेघालय का पठार आया था। इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक है। अब आज हमको क्या पढ़ना है? कल हमने आपको बताया भी था क्या पढ़ना है। दक्कन का पठार पढ़ना है। दक्कन के पठार में क्या क्या आएगा? पहली चीज तो पठार आएंगे। पठार है तो पठार आएगा। पहली चीज पठार सारे आएंगे। उसके बाद क्या आएगा? पूर्वी व पश्चिमी घाट आएंगे। ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी आएगी, मैकाल श्रेणी आएगी और राजमहल के बीच 72 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया जो होगी उसी के बीच को हमको पढ़ना है, वही है दक्कन का पठार। ठीक है। तो समय ना वेस्ट करते हुए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, नर्मदा एवं ताप्ती नदी की भ्रंशन घाटियां इस पठार का मतलब प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में विभाजित करती हैं? दो भागों में विभाजित करती हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमियां जो हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा क्लियर हो गया है। हमको पढ़ना क्या है? दक्कन का पठार पढ़ना है। दक्कन के पठार में पहला पॉइंट है हमारा सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा है महाराष्ट्र का पठार, तीसरा है महानदी बेसिन, चौथा है उड़ीसा उच्च भूमि, पांचवा है दंडकारण्य, छठा है तेलंगाना या आंध्रा का पठार, सातवां है कर्नाटक का पठार और आठवां है तमिलनाडु का पठार। और हमने आपको बताया था जो इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पश्चिमी घाट, जिनको सह्याद्री, और पूर्वी घाट। ये दो पॉइंट यहाँ से मुख्य इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। लेकिन पढ़ना हमको सबसे है, चूंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से? सतपुड़ा श्रेणी से। तो आइए सतपुड़ा श्रेणी पहले पढ़ते हैं। दक्कन के पठार में सतपुड़ा श्रेणी, पेन पेपर सबका खुला होना चाहिए और नोट डाउन होते रहना चाहिए। जितना आपको लिखा हुआ स्क्रीन पे मिले उतना आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। ठीक है। मैप केवल आपको समझने के लिए समझाया जाता है। जो लिखा हुआ मिले उसको नोट डाउन करिए, मैप से अच्छे से समझिए। ठीक है। ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो नर्मदा एवं ताप्ती की घाटियों के मध्य, मतलब एक नदी है नर्मदा, एक नदी है ताप्ती, इसी के बीच में एक श्रेणी है जिसको कहते हैं क्या? सतपुड़ा। ठीक है। सर्वोच्च शिखर इसकी बात करें तो इसका नाम है धूपगढ़, जो कि किस पर्वत पर है? मतलब सतपुड़ा श्रेणी पर एक पर्वत है महादेव पर्वत। इस महादेव पर्वत की सबसे ऊंचाई पर एक चोटी है, उसका नाम है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है कितना? 1350 मीटर। ठीक है। यही सर्वोच्च शिखर है किसका? सतपुड़ा श्रेणी का। तो सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, किस पर्वत पर है? महादेव पर्वत पर। दूसरा सर्वोच्च शिखर है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर। अब मैकाल पर्वत भी यहां से समझ लो, मैकाल पर्वत भी किस श्रेणी में आता है? सतपुड़ा श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? सतपुड़ा श्रेणी में आता है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है अमरकंटक। अमरकंटक की ऊंचाई है 1064 मीटर। ठीक है। तो मैकाल पर्वत, महादेव पर्वत, ये सारे पर्वत कहाँ आते हैं? सतपुड़ा श्रेणी में। और सतपुड़ा श्रेणी आती है कहाँ? नर्मदा एवं ताप्ती की घाटियों के बीच में आती है। ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, ठीक, महादेव पर्वत का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, और यह बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। किस चट्टानों से? बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट लगता है घर में ना, पत्थर आते हैं, उन्हीं चट्टानों से ये पूरा सतपुड़ा श्रेणी बना हुआ है। आइए सतपुड़ा श्रेणी आपको दिखाते हैं। देखिए ये है सतपुड़ा रेंज, मैप में दिख रहा है ना। देखिए पहले नदी देख लीजिए। हमने क्या कहा? नर्मदा। ये देखिए नर्मदा नदी ये जा रही है, देखिए बिंदु को छू रही है ना, बिंद रेंज को। जब अभी अभी कल हम मालवा प्लेट पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे कि मालवा प्लेट के किधर? दक्षिण में विंध्य रेंज और उत्तर में अरावली रेंज, पूरब में बुंदेलखंड रेंज
पढ़े थे ना? ओके, तो विंध्य रेंज ये हो गया, नर्मदा उसके नीचे से जा रही है, नर्मदा, यही नर्मदा, इसी नर्मदा पे धुआंधार जलप्रपात बना है, कहाँ? जबलपुर में। यही नर्मदा देखो जब आगे बहती हुई यहाँ जाती है जबलपुर में, तो यहीं एक जलप्रपात बनाती है, ठीक है, एक जलप्रपात बनाती है, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर में कहाँ पे है? भेड़ा घाट में है धुआंधार जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। हम पढ़ क्या रहे थे? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज किस नदियों के बीच, किन नदियों की घाटियों के बीच में है? नर्मदा नदी, ये हो गई आपकी नर्मदा नदी। देखो जहां जहां पॉइंट, जहां पेन चल रही है, ये हो गई आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। और दूसरी हो गई ताप्ती नदी, जो कि सूरत से होते हुए कहाँ जाके मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है, ठीक हो गई। ये हो गई ताप्ती नदी, ठीक। अब इन दोनों नदियों के बीच ये रेंज जो है, ये खाली भरा हुआ जगह जो है, ये क्या है? सतपुड़ा। बात समझ में आ गई? ये हो गया सतपुड़ा रेंज, हम यही पढ़ रहे हैं अभी। ये सारे हमने पढ़े थे ना जब इंडिया का मैप, तो कैसे पढ़े थे? हमने क्या कहा था? ये त्रिभुजाकार आकृति है इसकी, किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? दक्कन का पठार। और उसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं सतपुड़ा रेंज ना। तो सतपुड़ा रेंज नर्मदा और ताप्ती के बीच में, अब तक की घाटियों के बीच में है। पहला सर्वोच्च शिखर आपको धूपगढ़ बता दिया। धूपगढ़ किस पर्वत पे है? महादेव पर्वत पर। यहीं कहीं महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत पर धूपगढ़ इसका सर्वोच्च शिखर है। और मैकाल श्रेणी भी इसी में आएगी, सतपुड़ा रेंज में ही आएगी मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है क्या? अमरकंटक, ठीक है। यह बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सतपुड़ा रेंज आता किसके किसके बीच में है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच की घाट, बीच में जो एरिया आती है उसे क्या कहते हैं? सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं महाराष्ट्र का पठार। सतपुड़ा श्रेणी हो गई, सेकंड हमारा क्या था? महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र के पठार में क्या है? कोंकण व सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में। अब ये कोंकण और सह्याद्री, सह्याद्री तो आप तो जानते होंगे, सह्याद्री किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को। ये हो गया पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में ही तटों को बांटा गया है। उसी में से एक तट है कोंकण, जो कि महाराष्ट्र के तट को छूता है। मतलब सागर और तट के बीच का जो क्षेत्र है उसको कोंकण कहा जाता है। और सह्याद्री का मतलब है पश्चिम का मैदान को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का पठार है। अजंता की पहाड़ियां यहाँ है, गोदावरी घाटी है और भीमा बेसिन है। ये 4 पॉइंट है। मतलब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? अजंता की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अजंता की पहाड़ियां पाई जाती हैं महाराष्ट्र के पठार में, ठीक है। और महाराष्ट्र का पठार कहाँ पाया जाता है? दक्कन के पठार में। और दक्कन का पठार कहाँ पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र के पठार से क्वेश्चन जो है वो क्या है? अजंता की पहाड़ियां। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो बनते हैं कि नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? तो वो श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी। और दूसरा, मैकाल पर्वत कहाँ स्थित है? तो मैकाल पर्वत स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में, जिसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक या बेसाल्ट ग्रेनाइट से बना है। ये दो चीजें जाननी थी। दूसरा महाराष्ट्र का पठार वो देख लेते हैं। देखो अजंता दिख रहा है। अब देखो हमने क्या कहा था, क्या क्या छोड़कर ना, आपको बताया था ना क्या छोड़ना है। तो छोड़, देखिए घाट, पश्चिमी घाट ये है। इस पूरे घाट को क्या कहते हैं हम? इस पूरे घाट को कहते हैं सह्याद्री, ठीक। ये हो गया पश्चिमी घाट। और ये है महाराष्ट्र, गुजरात ये दिख रहा है, गुजरात के नीचे ही है महाराष्ट्र। तो यही महाराष्ट्र के तट को हम क्या कहते हैं? कोंकण का तट। अभी तट पढ़ाएंगे जब तटीय मैदान, तब कोंकण आएगा। तो ये कोंकण के तट और सह्याद्री को छोड़कर बाकी सारा क्या है? बाकी सारा क्या है? बाकी सारा महाराष्ट्र का पठार है, जिसमें अजंता रेंज है, बालाघाट रेंज है। देखो यही अजंता हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अजंता की पहाड़ियां देखो, यहाँ महादेव पर्वत दिखा रहे हैं ना। अब ये सतपुड़ा श्रेणी में जा रही है,
देखो सतपुड़ा श्रेणी यहाँ से क्लियर कर सकते हो। देखो मैकाल पर्वत है, ये देखो मैकाल है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक 1065। ये है महादेव पर्वत, महादेव पर्वत, ये सब सतपुड़ा रेंज में आते हैं ना। इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है, ठीक है। अब अजंता का रेंज ये किस में आ जाएगा? ये महाराष्ट्र का पठार में आ जाएगा। महाराष्ट्र के पठार में क्या आता है? अजंता रेंज आता है। और क्या आती है? गोदावरी घाटी आती है, मतलब गोदावरी, गोदावरी नदी की जो घाटी है वो आती है। ठीक है। और क्या आता है? भीमा बेसिन आता है। यही एक भीमा बेसिन है, इस मैप में नहीं दिखाया गया है, शायद आगे मैप में हो। अभी देखो मैकाल, यहाँ छोटा नागपुर पठार को कल जो हम लोग पढ़े थे छोटा नागपुर प्लेट, वहां भी मैकाल हमने देखा था। ये वही मैकाल है जो किससे जुड़ा है? सतपुड़ा रेंज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ देख लो सतपुड़ा पर्वत ये हो गया, सह्याद्री ये हो गई, नवी मुंबई ये हो गई, ठीक है, कोंकण तट ये हो गया। ठीक, ये महाराष्ट्र का मैप बना हुआ है, नहीं ये प्रायद्वीपीय पठार आपको दिखा रहे हैं। इसमें हरिश्चंद्र बालाघाट है, शंभू महादेव डोंगर सराय है, सह्याद्री पर्वत यहाँ आपको दिख रहा है। और ये जाके यही दोनों नदियां मिल जाती हैं। कहाँ? एक नदी यहाँ मिलती है, एक नदी कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी सूरत के पास। कौन सी नदी मिलती है अरब सागर में? तो ताप्ती मिलती है। ठीक है, और सूरत के ऊपर कौन सी नदी मिलती है? तो कौन सी नदी मिलती है? बताओ, जो दो नदियां भैया, किन नदियों को छोड़ के? नर्मदा मिलती है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत, इन्हीं की घाटियों में बना है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ये तो मैप था आपको समझने के लिए। आते हैं महानदी बेसिन पे। महानदी बेसिन का क्या है मामला? महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ बेसिन इसे कहते हैं, या छत्तीसगढ़ बेसिन महानदी बेसिन में मिलता है। या महानदी छत्तीसगढ़ से बहना शुरू करती है, धारवाल शैलों से निर्मित है। शैल जब आपको पढ़ाएंगे, शैल का मतलब चट्टान, तब आप चट्टानों के बारे में जान पाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा कि धारवाल शैलों से जो निर्मित है वो क्या है? महानदी बेसिन। उसी तरह उड़ीसा उच्च भूमि है, जो गरजात पहाड़ी उत्कल तट के किनारे, यहाँ मलयागिरी एक पर्वत है और एक मेघसानी पर्वत है। ये साइन आपको अगर त्रिभुज का कहीं मैप में दिखे तो ये क्या होता है? पर्वत होता है। ये साइन दिखे तो क्या होता है? घाट होता है या पास होता है। ठीक है, या तो पास, या तो दर्रा होगा, या तो घाट होगा। तो मलयागिरी पर्वत उड़ीसा उच्च भूमि में मिलता है, और मेघसानी पर्वत 1157 मीटर ऊंचाई का जो है वो उड़ीसा उच्च भूमि है, उत्कल तट के किनारे है। और ये गरजात पहाड़ी पे मलयागिरी है। इसी तरह दंडकारण्य वन है, ये हमारे पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, श्री राम भगवान से जुड़ा हुआ है दंडकारण्य। यहाँ जाते समय जब यात्रा कर रहे थे 14 वर्ष के वनवास का, तो दंडकारण्य वन से होते हुए गए थे। यहाँ ये रुके भी थे, अभी देखो नाम आएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व आंध्रा में विकसित है। कहाँ कहाँ? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश। ठीक में क्या है? दंडकारण्य ये वन हुआ करता था पहले। यहाँ नदियां हैं, कौन कौन सी नदी है? तेल नदी है, उदांती नदी है, सबरी है। सबरी के आश्रम में गए थे ना राम, तो ये दंडकारण्य वन की ही कहानी है। सिलेरू नदी है, मलकानगिरी का पठार भी है। दंडकारण्य उच्च भूमि इसको दो भागों में बांटा गया है। दंडकारण्य उच्च भूमि जिसमें है बस्तर का पठार, कौन सा पठार है? बस्तर का पठार। और दूसरा है दंडकारण्य घाट, इसमें है कालाहांडी का पठार। ये दो पठार यहाँ इंपॉर्टेंट हैं कि कहाँ? दंडकारण्य में। ठीक है, आओ फिगर दिखा देते हैं आपको सबका। देखो ये महानदी बेसिन है, एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने महानदी बेसिन पढ़ी, महानदी बेसिन देखते हैं। अब देखो महानदी बेसिन में आपने क्या पढ़ा? छत्तीसगढ़ बेसिन आता है और धारवाल शैलों से निर्मित है। तो आपको छत्तीसगढ़ देखो यहाँ दिख रहा है, ऊपर छत्तीसगढ़ दिख रहा है ना। तो छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है वो कहाँ है? महानदी में। ये जितना ब्लू पॉइंट आपको दिख रहा है, ये बे ऑफ बंगाल से लेके ये पूरी महानदी का पॉइंट है। ठीक है, ये पूरी महानदी बेसिन है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ बेसिन कहाँ है? महानदी बेसिन में है। ये पूरा धारवाल चट्टानों से निर्मित है, इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा। ठीक है,
आगे ये देख लो, महानदी बेसिन चल रही है। जितना आपको रेड पॉइंट दिख रहा है, देखो छत्तीसगढ़ की तरफ ये जा रहा है, छत्तीसगढ़ यही है ना, छत्तीसगढ़ यही है, इसके इसकी तरफ जो जा रहा है यही क्या है, यही है छत्तीसगढ़ बेसिन, ठीक है। और ये पूरा जितना रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है, महानदी बेसिन, ठीक। बात क्लियर हो गई? ओके। महानदी रिवर बेसिन देखो बना हुआ है, सबको क्लियर है ना। हीराकुंड डैम भी यहीं रिलीज होता है, देखो हीराकुंड डैम। अब आपसे पूछ सकता है हीराकुंड डैम किस नदी पर है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनेगा वो ये बनेगा। अब जब डैम पढ़ाएंगे तब ये पढ़ाएंगे। सेलाबट्टा बनेगा, टिकरपारा बनेगा, ये सब डैम है, ठीक है। ये जब डैम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए बस जानते रहो कि महानदी नदी पर हीराकुंड डैम बना हुआ है, ठीक है। महानदी रिवर बेसिन है, जो इसमें छत्तीसगढ़ बेसिन भी आती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं दंडकारण्य पे। देखो दंडकारण्य में हमने क्या आपको बताया कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व आंध्रा, क्या क्या बताया। अब देखो ये है छत्तीसगढ़, मैप में दिख रहा है ना, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये क्या हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये उड़ीसा ना, ये उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्रा। अब देखो आंध्रा चूंकि डिवाइड हो चुका है, इसीलिए आंध्रा और तेलंगाना, अब ये तेलंगाना हो गया और ये आंध्रा हो गया, और थोड़ा सा क्या आता है, महाराष्ट्र भी आ जाता है, थोड़ा सा महाराष्ट्र भी आ जाता है। तो ये जितना आपको ये सर्किल दिख रही है, सर्किल जैसा दिख रहा है, यही दंडकारण्य का क्षेत्र है, ठीक है। यही क्या है, दंडकारण्य वन का क्षेत्र है, ठीक है। इसका क्षेत्र है दंड कारण्य वन का। ये पौराणिक कथाओं में श्री राम भगवान यात्रा करते हुए चित्रकूट से फिर सीधे यहीं पहुंचे थे दंड कारण्य वन में, ठीक है। यहाँ नदियां मिलती हैं, नदियां कौन कौन सी मिलती हैं, तेल नदी मिलती है, सबरी नदी मिलती है, सलेरू नदी मिलती है और उदांती नदी मिलती है। उच्च भूमि को बस्तर का पठार कहते हैं और घाट को क्या कहते हैं, कालाहांडी का पठार कहते हैं। ये दो चीजें हैं यहाँ से जो आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। अभी देखो ये ढेर सारा है, इसमें खोज डालना, जूम कर करके खोजना, एक एक मिलेगा। क्या क्या खोजना है, अभी देखो छत्तीसगढ़ में भी घुसे हैं, आंध्रा में भी घुसे हैं, झारखंड में भी घुसे हैं, हर जगह तो घुसे हैं दंडकारण्य लेके। इसी में नदी होगी कहीं, जो आपको ब्लू से दिख रही है वो नदियां हैं। आप लोग खोज के हमको पॉइंट करके दिखाइएगा कहाँ है नदी, ठीक है। क्योंकि ऐसे हम खोजेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये चित्र कुछ बने हुए हैं जो आपके काम के हैं। इस चित्र को आप आराम से एकदम पढ़िएगा, तुलना करके अध्ययन करिएगा। प्राचीन समय का जो वन दंडक वन था, वर्तमान समय में वही वन अमेजन वन है। वर्तमान समय का अमेजन वन ऐसा एक बनाया गया है कॉमिक्स की तरह, जैसे पहले आप पढ़ते थे उसी तरह बनाया गया है। इसको एक बार आप पढ़ डालिएगा पूरा, ये आपके काम की चीज है। इसको पढ़िएगा खूब अच्छे से, ठीक है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, इसको पढ़ डालना। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तेलंगाना या आंध्रा का पठार। तेलंगाना रायलसीमा उच्च भूमि है और ये कैम्ब्रियन पूर्व की नीस, आपको बताए थे ना, एक और चट्टान बताए थे अरावली श्रेणी, जो कि पूर्व कैम्ब्रियन युग की पहाड़ी थी। तो क्या बताए थे, पूर्व कैम्ब्रियन युग कब था, जब धरती की उत्पत्ति हुई, जब केवल ल्यूरेशिया, यहाँ एक ल्यूरेशिया एक लैंड हुआ करता था और यहाँ एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था। इसी गोंडवाना लैंड से टूट के भारत जाके किससे मिला, यूरेशिया से मिला। यहाँ बीच में एक एक क्या था, एक बहुत बड़ा अवसादों से घिरा हुआ सागर था, दोनों मिले और जब ये आपस में टकराव हुआ तो इसमें उभार हुआ और हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। तो जब ये दो प्लेट थे तब कैम्ब्रियन युग माना जाता है। तो यहाँ नीस की चट्टानें, मतलब काफी पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं तेलंगाना या आंध्रा के पठार में। कर्नाटक के पठार में आपको बताया मल्यानगिरी, ठीक है, बाबू बूदन पहाड़ी पर है, 1923 मीटर है। ये यहाँ का सर्वोच्च शिखर है, कहाँ का,
कर्नाटक का मल्यानगिरी सेकंड सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कुद्रेमुख परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुद्रेमुख कहाँ का सर्वोच्च शिखर है? तो कर्नाटक का सेकंड सर्वोच्च शिखर है क्या? कुद्रेमुख, ठीक है। आवाज जा रही है ना? कमेंट बॉक्स में यस करके बताओ। थम करो, आवाज जा रही है, सबको सुनाई दे रहा है ना? और समझ में भी आ रहा है कि नहीं? चलो तमिलनाडु का पठार पढ़ते हैं। तमिलनाडु का पठार दक्षिणी सह्याद्री व तमिल के तटीय मैदान को छोड़कर जावदी, सेवराय, कालरायन व पंचमलाई ये नदियां हैं जो यहाँ बहती हैं, ठीक है। आओ फिगर में देखते हैं। ये फिगर में जो आपको दिख रहा है, देखो तेलंगाना आंध्रा का पठार दिख रहा है। तेलंगाना व आंध्रा का पठार दिख रहा है, जितना ब्लू दिख रहा है ये है तेलंगाना व आंध्रा का पठार, ठीक है। ये किन चट्टानों से है? कैम्ब्रियन युग की नीस चट्टानों से बना है। किन चट्टानों से? नीस चट्टानों से, जो कि पुरानी चट्टानें हुआ करती थी। और क्या है? रायल सीमा उच्च भूमि है। ये रायल सीमा उच्च भूमि भी है। उच्च भूमि क्यों है? क्योंकि सबसे पुरानी है तो ज्यादा ऊपर उठी हुई है, इसीलिए ये उच्च भूमि है, ठीक है। बात समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। कर्नाटक का पठार पढ़ते हैं। देखो कर्नाटक प्लेट देखो ना, दिख रहा है कर्नाटक, क्या लिखा है? कर्नाटक प्लेट लिखा हुआ है ना। कलर बदल दो भाई, बच्चे हमारे कहेंगे एक के कलर से गुरुजी आज पढ़ाए जा रहे हैं। बात क्या है? कर्नाटक प्लेट देखो, ये है कर्नाटक प्लेट, ठीक, जिसकी हम बात कर रहे थे। कर्नाटक प्लेट में दो चीजें हैं। एक तेलंगाना रायल उच्च सीमा भूमि से जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है? समतल मैदान है, समतल भूमि है। अब देखो पठार है ना, अब पठार में समतल भूमि देखो, मैं इतने ही नीचे बात कर रहे हैं बस। अब समतल भूमि पठार कैसे होते हैं? पठार ऐसे उबड़ खाबड़ हुए, फिर ऊपर गए, ऊपर की भूमि क्या हो गई? समतल हो गई, फिर यहाँ ढलान आ गया, फिर ये नीचे गए, फिर ऐसे गए, फिर ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठे और साधो से फिर यहाँ समतल हो गया, फिर यहाँ ऐसे डाउन हो गया, नीचे फिर ढलान आ गई, फिर ये थोड़ी दूर नीचे ढलान पे गए, फिर ये ऊपर उठे, फिर ये क्या हो गया? फिर ऐसे समतल हो गया। तो जहां पर ये आकृतियां बनती हैं, मतलब ये जो समतल वाली आकृतियां कुछ दूर बनती हैं, उन्हीं को पठार कहते हैं। पर्वत किन्हें कहते हैं? जो ऐसे ऊपर उठते गए, ऐसे ऊपर उठते गए और ऐसे नीचे ढाल पे आ गए, फिर ऐसे यहाँ से उठ गए, यहाँ तक ढाल पे आ गए, ऐसे गए। मतलब पहाड़ों के ऊपर समतल भूमि नहीं होती है उच्च शिखर पर, जबकि पठार में उच्च पर क्या होता है? समतल भूमि होती है। उसी तरह कर्नाटक प्लेट रायलसीमा भूमि से जुड़ा हुआ है, एक समतल भूमि है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि कर्नाटक प्लेट क्या है? समतल भूमि है, ठीक है। कर्नाटक क्या है? अब यहाँ पे दो चीजें हमको पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना था? समतल भूमि एक तो हो गई, एक मलयानगिरी पर्वत और द्वितीय कुद्रेमुख। देखो कहीं दिख रहा है? इसमें तो नहीं दिख रहा है ना। नदियां वदियां दिख रही, हुबली, दरोड़ा, अंता का पूरा कावेरी नदी जा रही है। देखो कावेरी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है साउथ की, कावेरी। कृष्णा है, भीमा है, देखो भीमा बेसिन अभी बात किए थे, भीमा नदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई। यही दो पर्वत हैं, पर्वतों का नाम आप पीछे नोट करेंगे। मल्यानगिरी 1923 मीटर जो कि सर्वोच्च शिखर है, और द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुद्रेमुख, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1892 मीटर होगी, किलोमीटर नहीं, ठीक है। 1892 मीटर। ये हो गया कर्नाटक प्लेट, आपने देख लिया। अब देखो आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु आ गया। अब तमिलनाडु का पठार पढ़ना है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सबसे नीचे है ना। अब ये क्या कह रहा है? सबसे पहले ये देखो, पश्चिमी घाट सह्याद्री, पश्चिमी घाट देखो, ये पश्चिमी घाट बताया था ना, पश्चिमी दी रही है, तो पश्चिमी घाट सह्याद्री को छोड़कर, ठीक है,
वह तमिल के तटीय मैदान को छोड़कर, अभी तमिल का तटीय मैदान आएगा ना यहाँ, ये तट का मैदान होगा ना तमिल का नीचे, जो सागर से जुड़ा है, तो इनको छोड़कर जो है वो सब क्या है, तमिलनाडु का पठार है। ठीक है, यहाँ पर जो नदियां हैं वो क्या हैं, जावदी, सेवराय, काजरैन, पंचमलाई, ये सब यहाँ की नदियां हैं छोटी छोटी। इन्हें आपको याद, मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने लायक। जब तमिलनाडु एक एक राज्यों का जब हम अध्ययन करेंगे तब विस्तृत अध्ययन का कर पाएंगे। नीलगिरी पर्वतमाला भी यहीं पर है, कोयम्बटूर है। तमिलनाडु आप देख रहे हैं, तमिलनाडु इतना ही फैला है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। देखो राजधानी ले जा कहाँ बना दिए हैं एकदम। और देखो इसी बीच में पुडुचेरी भी घुसी हुई है। यहाँ पुडुचेरी, पुडुचेरी दो तीन जगह है। देखो ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, देखो है ना। जिला मुख्यालय है किसका, नागपट्टिनम का, तमिलनाडु का। लेकिन यहाँ पर कराईकल जो लिखा हुआ है ये पुदुचेरी का हिस्सा है। देखो दो पुदुचेरी कहीं मिल गए तुमको। ठीक है, ये देखो पाक जल डमरू मध्य है, जो किसके किसके बीच में है, पाक जल डमरू मध्य से क्या अलग होता है, भारत और श्रीलंका अलग होता है। ठीक है, किससे, पाक जल डमरू मध्य से। पाक कौन थे, पाक कौन थे, रॉबर्ट पाक, एक यहाँ के चन्नल वायसराय बन, यहाँ के वायसराय बन के आए थे, जिन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच एक रेखा खींची, एक काल्पनिक रेखा खींची पानी में ही, कि इसके इधर भारत है और इसके इधर क्या है, श्रीलंका है। तो उसको क्या कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। देखो यहाँ है रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, और ये इधर है श्रीलंका का एरिया। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बता दो कि क्लियर हो गई हैं। अब पढ़ते हैं, देखो तटों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी तट की बात किए थे ना, तो अभी हमको क्या पढ़ना है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, हमको ये दो चीजें पढ़नी है। इन दो चीजों को पढ़ने के पहले ये जान लो कि ये क्या है, तटीय मैदान है, घाट है, घाट, घाट सुने हो ना। घाट कहाँ होते हैं, घाट किनारे पर होते हैं। जैसे किसी भी नदी में नहाने जाते हो तो घाट बने होते हैं, सीढ़ियां बनी होती हैं ना, सीढ़ियों से उतर के तब नदी में न जाते हो नहाने, तो घाटों का नाम दिया गया होता है कि ये फला घाट है, ये फला घाट है, ये फला घाट है। ठीक है, बात समझ में आई। उसी तरह से भारत में जितनी भी कोस्टल बाउंड्रियां हैं, कोस्टल का मतलब जो समुद्र तट, अब इधर क्या है, इधर अरब सागर है ना, इधर क्या है, इधर अरब सागर है, ये सब अरब सागर है, यहीं कहीं लक्षद्वीप भी होगा। और इधर क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो ये सारे कोस्टल प्लेन हो गए। ठीक है, अब देखो कोस्टल के हमने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे मान लो पूरी एक नदी जा रही है, उसमें नहाने के लिए कोई एक जगह तो बनाएंगे नहीं, एक छोटी सी जगह बना देंगे, उसी में से सब जाएंगे नहाने। तो पूरी लंबाई जितनी होगी, अब ये अरब सागर की जितनी लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हमने क्या किया, इसको अलग अलग पार्टों में बांट दिया। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। ये हो गया, हमने इसका नाम दिया वेस्टर्न कोस्टल प्लेट, मतलब पश्चिमी, क्या नाम दिया, पश्चिमी घाट। क्या नाम दिया, पश्चिमी घाट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सह्याद्री। इसका दूसरा नाम है सह्याद्री। ठीक है, तो सह्याद्री आए तो कंफ्यूज ना होना, सह्याद्री का मतलब पश्चिमी घाट ही होता है। उसी तरह अब ये पूर्व की तरफ जब चलोगे, जो बंगाल की खाड़ी से मिल रहे हैं, ये देखो ये मिल रहे हैं ना, ये देखो सारे कहाँ हैं, सब पानी है ना इसके इधर। देखो ये उत्कल कोस्ट आ गया, उत्कल कहाँ है, उड़ीसा में। देखो यहाँ पश्चिम बंगाल तक जा रहा है ना, जा रहा है, ये बंगाल की खाड़ियां नीचे है ये। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है,
अब हमें इन्हीं दोनों चीजों का अध्ययन करना है और यहीं से सबसे ज्यादा मोस्टली प्रश्न आते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से। अब इसमें हमको आज क्या जानना है वो जान लो। इन घाटों को हमने थोड़ी थोड़ी दूर पे बांटा है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ से लेके रनाब कच्छ से यहाँ, ये देखो रनाब कच्छ इतना हमने दे दिया है पाकिस्तान को ना, 10%, 90% हमने अपने पास रख लिया है कच्छ का रण, ठीक है, रख लिया है ना। पोरबंदर यहीं है, बताए थे ना, गांधी जी यहीं पैदा हुए थे। अब देखो इसको यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक, महाराष्ट्र से मतलब गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक के तट को हम क्या कहते हैं, काठियावाड़ का तट। किसका? काट, देखो लिखा है काठियावाड़ का कोस्ट, मतलब काठियावाड़ तट। अब महाराष्ट्र से लेके और पूरा आओगे कहां तक, गोवा खत्म करके केरल तक आओगे तो क्या मिलेगा, कोंकण तट। केरल से लेके जहां जाके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे मालाबार तट। अब ये इतने तट हो गए किसके, पश्चिमी घाट के। कौन कौन से? 3 तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। ये किसके हो गए, पश्चिमी घाट के तट हो गए या सह्याद्री के हो गए। पूर्वी घाट के तटों की बात करें तो क्या आता है, कोरोमंडल तट। देखो ये देखो कोरोमंडल तट जो जा रहा है वो कहां तक जा रहा है, तमिलनाडु तक। एकदम नीचे से जहां दोनों मिल रहे हैं वहां से लेके और पूरा तमिलनाडु का जो तट है उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट से ऊपर ऊपर जब हम चलेंगे तो कहां तक, उड़ीसा तक। उड़ीसा तक चलेंगे तो इसको कहते हैं आंध्रा, आंध्रा तट। क्या कहते हैं, आंध्रा तट। नाम दिए हैं हम आंध्रा घाट, ठीक है। जैसे इसका नाम हो गया काठियावाड़ घाट, इसका नाम हो गया कोंकण घाट, इसका नाम हो गया मालाबार घाट, इसका नाम हो गया कोरोमंडल घाट, वैसे इसका नाम हो गया आंध्रा घाट। और उसी तरह उसके बाद जब हम ऊपर उड़ीसा की तरफ बढ़ेंगे तो उड़ीसा को लेते हुए थोड़ा सा पश्चिम बंगाल को लेते हुए इसका नाम हम क्या देंगे, उत्कल घाट, ठीक है। तो 3 घाट इधर हैं, 3 घाट इधर हैं, इन्हीं 6 घाटों का हमको विस्तृत अध्ययन करना है। उसके बाद क्या खत्म हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पूरी तरह से पढ़ेंगे। कल क्या हो सकता है, आज शाम को ही पढ़ डालें ना, शाम वाली क्लास में, जो क्लास 7 बजे से चलती है, 7 बजे से क्लास आपकी चलेगी। आज पूर्वी घाट पश्चिमी घाट समाप्त कर दिया जाएगा, उसी के साथ प्रायद्वीपीय पठार समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे। जो भी अगला टॉपिक आएगा, क्या आएगा अगला टॉपिक, अगला टॉपिक आएगा तटीय मैदान। अब इसके जो मैदान है यहाँ तट से जुड़े हुए मैदान भी होंगे ना, तो इन मैदानों के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे 4th पार्ट में। अभी हमको क्या पढ़ना है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पढ़ना बाकी है। तो हम अब इसको शाम को पढ़ते हैं, फिर प्रायद्वीपीय पठार समाप्त होगा। मतलब अभी आपको थोड़ा सा और प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ना है। प्रायद्वीपीय पठार में आपने क्या क्या पढ़ा, अब यहाँ आप देख लीजिए आराम के साथ। प्रायद्वीपीय पठार में आपने क्या क्या पढ़ा देख लीजिए। इस पॉइंट को आप लोग जरूर पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए, बाद में पढ़ डालिएगा, नदियों को खोज डालिएगा। देखिए क्या क्या पढ़ा आपने, ये जान लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने 2 भाग किए थे, मध्यवर्ती उच्च भूमि, उच्च भूमिया और दक्कन का पठार 2 किए थे। दक्कन के पठार में हमने आज सतपुड़ा श्रेणी पढ़ी, महाराष्ट्र का पठार पढ़ा, महानदी बेसिन पढ़ी, उड़ीसा उच्च भूमि पढ़ी, दंडकारण्य पढ़ा, तेलंगाना पढ़ा, कर्नाटक का पठार पढ़ा, तमिलनाडु का पठार पढ़ा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जाना कि कितने तट हैं, कितने घाट हैं, तो 3-3 घाट हमको मिले हैं। इन 3-3 घाटों का अध्ययन हम शाम को करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को देखते रहिए, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। तो मेहनत कैसे करनी है, मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। याद है बात ना, चलो ठीक, थैंक यू।